दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों यूपीपीसीएल टेक्नीशियन के एग्ज़ाम अभी रिसेंटली हुए हैं और उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। साथियों, ऑफिशियल आंसर की को देखने के बाद एक ऐसा एनालिसिस हम इस एग्ज़ाम को लेकर करने जा रहे हैं जो आपको बहुत कुछ सीखने को देगा। आपसे निवेदन रहेगा कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना यदि आपने एग्ज़ाम दिया है तो। साथियों, ये देखने में आया कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने कॉमन गलतियां की। आपका सिलेक्शन होता है या नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं कि आपके पेपर अटेम्प्ट करने का तरीका क्या था। दोस्तों, वैसे एक हार या एक जीत सब कुछ नहीं होती, लेकिन एक हार हमें बहुत कुछ सीखने को कहती है, बहुत कुछ हमें उससे सीखना होता है। वहीं एक जीत जो है वो सब कुछ आपका भुला सकती है, चाहे आपने कितनी भी गलतियां क्यों न की हो। लेकिन एक हार के बाद यदि आप उस हार से कोई सीख नहीं लेते हैं तो वो आपकी सबसे बड़ी असफलता या उससे भी बड़ी हार मानी जाती है। दोस्तों, मैंने देखा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें हमने कॉमन गलतियां की है। जो चीज़ें आईटीआई के लिए बेसिक थी, एक स्टूडेंट ने वो गलतियां की है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब नेगेटिव मार्किंग होती है एग्ज़ाम में, तो एक एक क्वेश्चन का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। हर एक प्रश्न अपने आप में महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक तो वो आपका गलत हो गया, उस वजह से नंबर नहीं मिलेंगे उस क्वेश्चन के। दूसरा, वो गलत जो हुआ था वो आपके सही हुए क्वेश्चंस के नंबर और घटा देगा, क्योंकि वो जो आपका पॉजिटिव स्कोर था उसको और माइनस करवा देगा। इसलिए जहाँ नेगेटिव मार्किंग होती है आपको बहुत सोच समझ कर करना होता है। हाँ, मान लीजिए एग्ज़ाम हॉल का प्रेशर होता है, लेकिन यही चीज़ें तो हमें सीखनी होती है कि जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो दोस्तों, अब मैं कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करूँगा, फिर हम आगे बात करेंगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। जो मेरे साथी युवा है जिनकी एज 21-22 वर्ष की है, तो उनको आगे क्या करना चाहिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, यूपीपीसीएल के बाद में अब ठीक बाद में यूपी आर्मिनल की एग्ज़ाम डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है। तो आपको इसी यूपीपीसीएल के दौरान या इसी के चक्कर में नहीं रहना। यूपी मेट्रो में भी आपने देखा वैकेंसी आ चुकी है, कभी भी उसका एग्ज़ाम हो सकता है। तो आपको आगे अब क्या करना है, इस पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। पहले कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिनमें आपसे गलतियां हुई जबकि होनी नहीं चाहिए थी। दोस्तों, मानते हैं कि एग्ज़ाम हॉल में जब आप बैठे होते हैं तो इस तरह की चीज़ें होती है, लेकिन इतने आसान प्रश्नों में नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जब आपने इस तरह की गलतियां कर दी, लेकिन दूसरा अगर स्टूडेंट इस तरह की गलती नहीं करता है, तो सीधी सी बात है कि वो आपसे आगे निकल जाता है, और यहीं इसी स्टेप के कारण हम पीछे रह जाते हैं। इसलिए आपको बेसिक चीज़ें समझना ज़रूरी है। इन क्वेश्चन में गलतियाँ हमें ये बताती है कि आप में कहीं ना कहीं बेसिक चीज़ों की भी कमज़ोरी है, बेसिक चीज़ों की भी कमी है। इसलिए उन चीज़ों को सुधार करने की आप कोशिश करें। ये किसी एक स्टूडेंट की नहीं दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स की है। मेरे पास व्हाट्सएप पर ये एक ही क्वेश्चन जब अलग अलग स्टूडेंट्स के द्वारा आए ना, तब मैंने इस क्वेश्चंस को अलग किया है। एक नहीं, ऐसे 5 से 7 क्वेश्चन मैं आपको दिखाने वाला हूँ जिनका उत्तर अब आप आसानी से कर पाओगे। वहाँ नहीं किया, लेकिन यदि आपको दोबारा अब ये क्वेश्चन मैं दिखाऊं तो आप इसको बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से कर पाओगे। तो ये चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है। अभी आपने देखा कि राजस्थान से यदि आप वहाँ पेपर देने गए थे, तो अभी बहुत जल्द राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आने वाली है। तो आपको उसके लिए अपने आप को एक पॉजिटिव माइंडसेट में लेकर जाना है। आप कैसे लेकर जाओगे उस पर भी बात करेंगे। आइए पहले इस क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। देखो दोस्तों, ये एक सवाल था और वास्तव में देखिए कितनी बड़ी गलती है स्टूडेंट की कि इसका ये क्वेश्चन गलत हुआ। कहते हैं कि एक डीसी मशीन है जिसमें 80 कंडक्टर पर पोल, प्रति पोल 80 चालक है और 8 उसमें पोल है। पोल पिच की गणना करो। दोस्तों, आप सभी जानते होंगे पोल पिच का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है नंबर ऑफ स्लॉट अपॉन नंबर ऑफ पोल। दोस्तों, ये इस चीज़ को ही बताती है कि स्लॉट प्रति पोल कितने थे। पोल पिच का मतलब होता है
प्रति पोल स्लॉट का मान कितना था, स्लॉट प्रति पोल, ठीक है ना, सॉरी ये हाँ स्लॉट प्रति पोल के हिसाब से आता है। तो अपन इसको अगर देखें तो इसने स्पष्ट लिख दिया यहाँ पर, चालकों के अनुसार भी देखें तो 80 चालक प्रति पोल है, ठीक है, चालकों की संख्या के रूप में निकालना था, बड़ा आसान सा इसने दे दिया यहाँ पर कि 80 चालक प्रति पोल है तो 80 चालक की ही पोल पिच होगी ना। डीसी मशीन में जब अपन चालकों के संदर्भ में लेते हैं तो फिर कंडक्टर बटे पोल्स होता है, दो फॉर्मूले हैं, एसी में अपन स्लॉट बटे पोल लेते हैं और डीसी में कंडक्टर अपॉन पोल लेते हैं। तो प्रति पोल चालकों का मान कितना था, तो आप देखिए यहाँ पर स्पष्ट दे रखा है आपको 80 चालक प्रति पोल है, तो कहीं कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, 80 ही इसमें आपकी पोल पिच आनी थी। अब आपने गलती क्या कर दी कि इस 80 चालकों में 8 पोल का और भाग दे दिया आपने, जबकि पहले से ये 80 चालक प्रति पोल थे। अगर उस तरीके से भी करते हैं तो 80 × 8/8 आएगा, तो आप देख लीजिए आपका आंसर वहीं 80 के आसपास ही जाना था। आगे देखिए दोस्तों, इसी तरह से फिर एक सवाल दिया और इसमें भी स्टूडेंट का जो है वो गलत हुआ है बिल्कुल, उसने 2 नंबर ऑप्शन किया है यानी 15 डिग्री। दोस्तों वाइंडिंग वाली कैलकुलेशन मैंने सबसे ज़्यादा करवाई थी, आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जा कर के, वाइंडिंग से संबंधित बहुत से क्वेश्चन और इस तरह के क्वेश्चन मैंने कई बार करवाए। ये कह रहा है कि स्लॉट डिस्टेंस डिग्री में बताइए, तो इसका मतलब होता है डिग्री प्रति स्लॉट। वो हमसे ये पूछ रहा है कि एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितने डिग्री पर बनी, आप तो हमें ये बताइए। देखो भाई, सबसे पहले तो इसकी टोटल डिग्री देखो, टोटल डिग्री के लिए फॉर्मूला होता है 180 × पोल, पोल कितने हैं 4, आंसर कितना आया 720 डिग्री। वाइंडिंग टोटल जब इस तरह से बन रही है तो वो 720 डिग्री पर बन रही है, और इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक जब अपन रोटेट करते हुए आ रहे हैं तो स्लॉट कितने आ रहे हैं 24। इसका मतलब एक स्लॉट के लिए वाइंडिंग कितने की बन रही है 30 डिग्री की। और ये कैलकुलेशन तो मैंने बहुत करवाई है दोस्तों, बहुत, आप जाकर देखिए तो सही पेपर में। अब देखो ये गलती कर रहे हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों, पता नहीं इसमें आपसे कैसे गलती हुई। भाई सवाल ये पूछ रहा है कि ड्राई टाइप का जो ट्रांसफॉर्मर है उसमें क्या होगा जी, जब ट्रांसफार्मर सूखे प्रकार का है तो उसमें तेल या पानी तो हो ही नहीं सकता, तो क्या होगा नेचुरल एयर होगी और वायु दाब वाली होगी, कंप्रेस्ड एयर होगी। नेचुरल एयर, कंप्रेस एयर, दो ही तो प्रकार की एयर हो सकती है ना, तेल कैसे हो सकता है। स्टूडेंट ने फिर गलत कर दिया यहाँ पर। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो समझने वाली थी हमें। और एक क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ, देखिए अब इस क्वेश्चन में कैसे गलती करिए। सवाल ये पूछा कि ट्रांसफार्मर में ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट टेस्ट के बारे में कौन सा सही है, सही बताना था, ठीक है। और स्टूडेंट ने क्या किया है, इसका 1 नंबर ऑप्शन। 1 नंबर ऑप्शन का मतलब क्या है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट कोर हानि को नापता है। कोर हानि किसको बोलते हैं, लोहे हानि को। शॉर्ट सर्किट टेस्ट से लोहे हानि नहीं होती, कॉपर लॉस कैलकुलेट करते हैं अपन, तो गलत हो गया ना। खुला परिपथ परीक्षण लोहे हानियों को मापता है, तो यही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। बाकी आप देखिए कहीं और कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं थी। आप कंफ्यूज अगर होते तो डी ऑप्शन कर सकते थे, इसमें मान सकते हैं कि खुला परिपथ जो है वो लो वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है, कोई ज़रूरी नहीं होता हाई वोल्टेज को भी ओपन रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर हाई वोल्टेज में रिस्क होता है इसलिए रखते नहीं है अपने। तो स्टेटमेंट बड़ा आसान सा था, गलतियाँ कर रहे थे। ये देखो ब्रिज रेक्टिफायर में पीआई भी निकालनी थी डायोड की, कितने एग्जाम्पल मैंने करवाए होंगे। अगर आप अपने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल वाले चैनल को फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन आपको कम से कम भी तो 10 बार मिल जाएगा देखने को, हर टेस्ट में दिया है मैंने, हर टॉपिक में करवाया है मैंने। जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसमें डायोड की पीआईवी सिर्फ और सिर्फ जो एसी आरएमएस है उसकी पीक वैल्यू के बराबर होता है, 1.414 से मल्टीप्लाई करना था, 21.21 आएगा। जबकि ये इस स्टूडेंट का फिर गलत हुआ है, 24.56 कर दिया। अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता तब भी 21.21 ही आता। तो इस तरह की गलतियां ना करें। और खैर मैं आपको बताऊंगा जब भी पेपर सभी पेपर में सोल्व करवाऊंगा, उसके लिए थोड़ा सा वेट करें, फिर पूरी डिटेल से वही करेंगे। अब ये देखिए कि कौन सा वायरिंग सिस्टम ट्रांसमिशन में नहीं होता, तो एक फेज और 4 तार कहाँ होता है, ये तो कभी नहीं देखा हमने। और आप कर रहे हो कि 3 फेज 3 वायर सिस्टम, तो ये तो देखने को मिलता है ना, 3 फेज 3 वायर तो है, हर जगह है। इस तरह की गलतियाँ ना करें दोस्तों। पेपर होना है अभी यूपी आर्मिनल का, ठीक है। यदि आपने भी अप्लाई किया हुआ है तो भूल जाइए कि आपने यूपीपीसीएल में क्या हुआ, कितने मार्क्स बन रहे, अपनी तैयारी कीजिए और यूपी आर्मिनल पर पूरा ध्यान दीजिए, अच्छा पेपर देवें। यूपीपीसीएल में सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, यूपी आर्मिनल का एग्ज़ाम देने आपको ज़रूर जाना है, एग्ज़ाम नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखें।
और अपनी बेटर देने की कोशिश करें वहाँ पर। ये जो इस तरह की क्वेश्चंस की गलतियाँ आपने की है, ये गलतियाँ वहाँ पर ना करें। खैर, एक हार सब कुछ नहीं होती, और अभी आप सभी युवा हो, आपके पास और भी बहुत सारे अवसर आएंगे, इसलिए अवसर का लाभ उठाने का प्रयास करें। हर बार लापरवाही ना करें। यदि आपने एक से दोबारा पेपर दिया है तो फिर आपके लिए ये चीज़ गलतियां हैं, लेकिन अगर पहली बार दिया है तो कोई गलती नहीं है, लेकिन आपको इससे सीखना बहुत ज़रूरी है। बाकी अगले वीडियो में भी फिर बात करेंगे आपके साथ। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।